नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और मेरे साथ है मेरे गेस्ट सहयोगी रोहन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर और झारखंड विधानसभा चुनाव पर बात करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, क्या तारीखें हैं और क्या रिजल्ट का दिन है? अंजीत बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है महाराष्ट्र और झारखंड के लिए। महाराष्ट्र में खास बात यह है कि 288 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होगा 20 नवंबर को, और झारखंड की बात करें तो 81 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जो कि है 13 और 20 नवंबर, और रिजल्ट की घोषणा होगी 23 नवंबर को दोनों ही राज्यों में। लेकिन सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होना है, और झारखंड में जैसा कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव हम देखते आ रहे हैं कि 5-5 चरणों में चुनाव होते थे, इस बार महज 2 चरणों में। ये सबसे अहम बात है। माना जा रहा है कि त्योहारों का सीजन आने वाला है, छठ, दिवाली, ये सब, तो तमाम जो लोग होते हैं अपने अपने राज्य आते हैं त्योहार में, तो इसे लेकर भी कहीं ना कहीं, और बीजेपी ने मांग भी की थी हाँ, कि मांग भी की इसको ताकि लोग छुट्टी पर चले जाएंगे, जी। तो उससे पहले इसको करा लिया जाए, उसके बाद कराया जाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अब महाराष्ट्र में किस तरह की चुनौती है पार्टियों के सामने, क्योंकि अभी पिछले दिनों लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू तो था ही। लॉ एंड ऑर्डर से हट करके और कौन कौन से मुद्दे महाराष्ट्र में आपको लग रहे हैं? देखिए अंजीत, महाराष्ट्र में बात करें तो किसानों का मुद्दा है, आय का मुद्दा तो है ही, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की। इसके अलावा कई और चीजें हो गई। मुंबई को लेकर आप धारावी प्रोजेक्ट की हम बात कर लेते हैं, वो भी अपने आप में सबसे बड़ा स्लम जो है उसका जो पुनर्विकास होना है वो भी अपने आप में बड़ी बात है। तो ये तमाम मुद्दे हैं महाराष्ट्र में लेकर। झारखंड में आप देख लें, आदिवासियों का मुद्दा तो है ही, जोर शोर से उठाया जा रहा है, नक्सलियों का मुद्दा है, और बाहरी जो घुसपैठ होती है उसे लेकर भी बीजेपी काफी इस बार विपक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। लेकिन सियासी तौर पर अगर हम देखें रोहन, तो 1984 से शिवसेना और बीजेपी एक साथ थी, फिर 1984 से लगातार वो साथ रहे, फिर 2014 में थोड़ी सी कड़वाहट आई, लेकिन 2019 में फिर से चुनाव लड़े। दूसरी जो सियासी बात है वो ये है कि पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता रही है। बिल्कुल। राजनीतिक अस्थिरता इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने, फिर उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने, और फिर एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने। तो 3 मुख्यमंत्री पिछले 5 साल में बदल चुके हैं। बीजेपी के पक्ष में जो 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये है कि एक तो अभी उन्होंने टोल फ्री किया है शहरों में, और दूसरा जो लाडली बहना करके जो योजना उनकी चल रही है वो कितनी फायदेमंद है आने वाले वक्त में पता चलेगा। इसके अलावा बीजेपी के नेगेटिव आपको क्या लगता है? एक तो मुझे जो समझ में आता है वो मराठा आंदोलन, मराठा आरक्षण लगता है, उसकी टाइमलाइन पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको और क्या लगता है कि बीजेपी की मराठा आरक्षण की जो आपने बात की अंजीत, वो अपने आप में बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लोकसभा चुनाव में भी कई सीटों पर मराठा आरक्षण का जो मुद्दा जोर शोर से मनोज जरांगे जो आंदोलन कर रहे हैं, मराठा आरक्षण का जो चेहरा बन चुके हैं, वो नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी की रणनीति यहाँ अलग है, स्ट्रैटेजी। हरियाणा वाले जो फॉर्मूला है ना, आप ये कह रहे हैं कि जैसे हरियाणा में नॉन जाट हुआ, वैसे ही महाराष्ट्र में नॉन मराठा के लाइन पर चलेगी। मराठा और ओबीसी वर्ग के बीच ध्रुवीकरण, बीजेपी की कोशिश ये है। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए अभी हमने देखा भी कि क्रीमी लेयर जो है ओबीसी में, जो आरक्षण जिसे नहीं मिलता है, तो उसमें आय की सीमा बढ़ाने की अभी सिफारिश की गई है महाराष्ट्र कैबिनेट की तरफ से, 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने के लिए। तो बड़ी संख्या में ओबीसी समुदाय के लोग जो हैं वो आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक में इजाफा भी हो पाएगा बीजेपी के। तो वही कोशिश है कि अगर मराठा समुदाय हमारे साथ नहीं जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं ओबीसी समुदाय, ओबीसी वोट बैंक जो है एक मुश्त हमारे साथ आ जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव में अब उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ बीजेपी को, राजस्थान में हुआ, कई राज्यों में हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से ज्यादा नुकसान हुआ लोकसभा सीटों को लेकर के। 23 से शायद 9 पर आ गई। अब सवाल ये है कि क्या अगर मराठा नहीं आते हैं तो क्या बीजेपी ये कर पाएगी, ये इलेक्शन जीत पाएगी? क्योंकि 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में। कितना चाहिए बहुमत के लिए? शायद 145 चाहिए, और 145 सीटें क्या मिल पाएंगी इस गठबंधन? और दूसरा सवाल मेरा ये आपसे, क्योंकि महाराष्ट्र को आप इलेक्शन में लगातार डेस्क पे आप देख रहे हैं, क्या अजीत पवार साथ रहेंगे इस इलेक्शन में? जो अभी होने जा रहा है विधानसभा का, रहेंगे या नहीं रहेंगे? अजीत पवार के पिछले जो भी बयान थे, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, चाहे जो कुछ कहा ये रहा था कि शरद पवार के पास वापस चले जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सीट बंटवारा जो होने वाला था ना, सीट शेयरिंग, उसी को लेकर बस कहीं ना कहीं अजीत पवार की तरफ से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश थी। एक माहौल बनाया जा रहा था, कहीं नहीं जाने वाले हैं, बीजेपी के साथ ही रहने वाले हैं, क्योंकि अगर वापस अपने पवेलियन में लौटते हैं तो वहां पर उनकी दाल अब गलने वाली नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है, जो भी मिलना होगा यहीं से मिलेगा, इसलिए एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं। रही बात ये कि लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट थे, बीजेपी 9 सीटों पर सिमट गई, तो उस लोकसभा रिजल्ट के बेसिस पर अगर आकलन की जाए
जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एग्जिट पोल भी हमने देखे, तो उसमें यही माना जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं 60 सीटों पर सिमट सकती है महाराष्ट्र और में। अभी अभी कितनी सीटें हैं बीजेपी की? तकरीबन 106 सीटें बीजेपी 106 सीटें हैं, 60 सीटों पर सिमट सकती है। और जो इंडिया अलायंस है, महाविकास आघाड़ी, वो 166 का आंकड़ा पार कर सकती है, बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। लेकिन ये मराठा और ओबीसी के बीच ध्रुवीकरण अगर हो गया, ओबीसी वोट बैंक एक मुश्त चले गए हरियाणा की तरह, गैर जाट जो चले गए बीजेपी के पास, तो महाराष्ट्र में फिर बीजेपी अपना। अच्छा, एक चीज और बताइए कि चेहरा कौन होगा? मुझे दोनों तरफ से बताइएगा, इधर से भी बताइएगा, क्योंकि शायद ये खबर आई थी उद्धव ठाकरे के लिए इंडिया गठबंधन तैयार हो गया था, लेकिन शरद पवार इसके लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ जैसे ये लोग जब एनडीए में थे तो बिहार में जब इलेक्शन हुआ तो नीतीश कुमार का चेहरा पहले ही तय हो गया था, फिर भी सीटें कम आई नीतीश कुमार की, तेजस्वी की ज्यादा आई, लेकिन चूंकि तय हो गया था इसलिए चीफ मिनिस्टर बनाया गया। महाराष्ट्र में कुछ चेहरा कौन होगा? फडणवीस होंगे, एकनाथ शिंदे होंगे, या कोई और होगा? क्या हो, कौन होगा? अंजित, हम भी जानते हैं बिहार में समीकरण थोड़ा अलग है, क्योंकि सिंगल पार्टी कभी भी सरकार वहां बना नहीं पाती है, तो नीतीश तो मजबूरी है बीजेपी के कहीं ना कहीं। महाराष्ट्र में अलग चीज है, अगर बीजेपी इस बार सिंगल हैंडेडली बहुमत का आंकड़ा पार या क्लोज कहीं ना कहीं ले जाने में सक्षम होती है, तो मुझे लगता है बीजेपी खुद का सीएम फेस बनाएगी। फडणवीस वहां बैठे हुए हैं, फडणवीस ही एकमात्र ऑप्शन मुझे हो सकते हैं, शिंदे के हाथ से कहीं ना कहीं। तो अगर फडणवीस होते हैं तब भी नॉन मराठा वाला मामला है, क्योंकि आप देखिए जितने भी आंदोलन हुए उसमें मनोज जरांगे जो है सिर्फ उनके निशाने पर फडणवीस ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फडणवीस बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं अगर बीजेपी क्लोज ले जाने में होती है तो, नहीं तो शिंदे, फिर वही समीकरण है। और सरप्राइज एलिमेंट तो बीजेपी निकालने में माहिर ही है। और इधर से कौन होगा? इंडिया गठबंधन की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से आप देख ले, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस पावरफुल बनी, ताकतवर बनी 99 सीटों के साथ, हरियाणा चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं मैं, तब तक कांग्रेस कहीं ना कहीं सीनियर की भूमिका में थी। उद्धव ठाकरे गए भी थे दिल्ली कांग्रेस आला कमान से इस सिलसिले में बात करने के लिए, सीएम पद को लेकर दावेदारी ठोकने गए थे, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ गया था। मगर अब हरियाणा चुनाव में हार के बाद समीकरण काफी कुछ बदल चुके हैं, कांग्रेस अब जूनियर की भूमिका में आ चुकी है। तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे एक बार फिर मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब हो सकता है कि शरद पवार कन्विंस हो जाएं। लेकिन लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ तो शरद पवार को हुआ, एनसीपी को हुआ। तो क्या लगता है कि शरद पवार कन्विंस हो जाएंगे और ये मान जाएंगे? क्योंकि अच्छा, दूसरा जो पार्टी टूटने का सेंटीमेंट है, चाहे वो शिवसेना टूटने का हो या फिर शरद पवार की एनसीपी टूटने का हो, वो कितना फैक्टर डालेगा इस पे? क्योंकि एक सेंटीमेंट तो लोगों का होता ही है। बिल्कुल। तो इसका कुछ असर दिख रहा है आपको? टूटने का असर बिल्कुल दिख सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अजित पवार के अलग हो जाने से या पार्टी टूटने से कोई, शिवसेना से एकनाथ शिंदे के अलग हो जाने से कोई बड़ा असर इसका पड़ेगा। मगर कल मैं हाल ही में देख रहा था, कांग्रेस की जो कल बैठक हुई है दिल्ली में, महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की जो बैठक हुई है, राहुल गांधी भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम केंद्रीय नेताओं ने बैठक ली है। तो राहुल गांधी जो है हरियाणा के चुनाव के बाद काफी निराश हैं, और उन्होंने निर्देश भी दिया है तमाम कांग्रेस नेताओं को कि गठबंधन पर कोई भी बात नहीं करेगा, गठबंधन पर जो भी सीटें फंस रही है कांग्रेस आला कमान फैसला लेगी, उस पर आप जाकर ग्राउंड वर्कर से बात कीजिए। और सबसे अहम बात, मराठा और ओबीसी समुदाय, बीजेपी की जो मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, उसका राहुल गांधी ने काट खोज निकाला है कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। तो मराठा समुदाय और ओबीसी वर्ग के बीच ध्रुवीकरण की जो कोशिश बीजेपी कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रही है, तो राहुल गांधी ने वो भी बोला है कि आप जाकर ये कांग्रेस के नेता ग्राउंड पर काम कीजिए और मराठा समुदाय और ओबीसी समुदायों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम कीजिए आप। ठीक है, तो 1997 में पहला बड़ा मराठा आंदोलन हुआ था और तब पूर्व सीएम शरद पवार और विलासराव देशमुख ने इनका समर्थन किया था। ये टाइमलाइन चलती रही और 2024 में पिछले दिनों एकनाथ शिंदे ने जरांगे को अध्यादेश की कॉपी दी और जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया है। आगे क्या होगा इस पर बात होगी, लेकिन अब बात झारखंड की भी कर लेते हैं। इस पूरे झारखंड के चुनाव में चंपई सोरेन क्या भूमिका निभाने जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद झारखंड की बात जरूरी है। अहम फैक्टर हो जाते हैं चंपई सोरेन, जिस तरह से उन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया है। हेमंत सोरेन जब जेल से निकले बाहर, और कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को अपने अपमान को लेकर उन्होंने जो बातें मुखरता से उठाई कि मेरा अपमान हुआ, मुझे सीएम पद से अचानक हटा दिया गया, तो इसे लेकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन सबसे अहम बात, आदिवासी बहुल सीटों पर उनका काफी अच्छा प्रभाव है झारखंड में, तो माना यह जा रहा है कि चंपई सोरेन जो फैक्टर है बीजेपी के लिए, वो 14 से 15 सीटों पर गेम कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह हो जाती है यहाँ पर कि पहले बीजेपी की रणनीति अलग थी चंपई सोरेन को लेकर। पहले बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये थी कि चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल ना कराया जाए, अलग पार्टी बनवाकर चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन वो जो ऑपरेशन लोटस वाली बात फिर होती है ना, वही कि जनता के अंदर फिर वही पब्लिक के अंदर एक सेंटिमेंट आ जाता है कि बीजेपी पार्टी तोड़ रही है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, नेगेटिव जो एक पर्सपेक्टिव चलाने लगता है विपक्ष। तो वो चंपई सोरेन का एक नेगेटिव वो पॉइंट एक कहीं ना कहीं यहाँ पर ये है। ये बीजेपी के लिए उतना फायदेमंद साबित नहीं होता दिख रहा है।
मगर देखिए अहम बात होने वाली है, उपचुनाव की बात अंजित कर लेते हैं। 48 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं तमाम कई राज्यों के, बिल्कुल। जिसमें यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव भी नहीं होगा। क्यों रोक दिया गया है? इसलिए क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव जो हुआ था, उसमें चुनाव को लेकर पिटिशन दायर की गई थी हाई कोर्ट में। पिटिशन पर अभी तक कोई फैसला निपटारा नहीं हो पाया है, इसी वजह से अभी चुनाव रोक दिया गया है वहां पर उपचुनाव। और बंगाल की बशीरहाट सीट भी है जहां पर उपचुनाव रोका गया है, वहां भी पिटिशन का ही मामला फंसा हुआ है, अभी तक निपटारा नहीं हो सका है। तो ये बेसिकली अपडेट है अभी। अच्छा, मिल्कीपुर में नहीं होगा, मतलब यानी कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर ही उपचुनाव होगा। एक सीट अपने सबसे महत्वपूर्ण सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर, जहां से अभी सांसद हो गए हैं अवधेश प्रसाद। अच्छा, इसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करें, हेमंत सोरेन जेल गए पिछले दिनों, उसके बाद उनकी जो भाभी हैं वो बीजेपी में आ गई, वो शायद हार गई थी, सीता सोरेन चुनाव हार गई थी ना वो? जी, चुनाव हार गई थी। उसके बाद क्या कोई वो भी कोई सेंटिमेंट है, वो भी कोई फर्क पड़ेगा कि भाई सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा और बड़ा विवाद हुआ उस चक्कर को लेकर के? जी, कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी भ्रष्टाचार का मुद्दा तो उठा ही रही है झारखंड में। हेमंत सोरेन पर जो जमीन घोटाले का आरोप लगा, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी मुखरता से आगे है इस वक्त। और परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी कहीं ना कहीं उठा रही है। जिस तरह से आप देख लें, खासकर चंपई सोरेन को जिस तरह से हटाया, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षा को लेकर बीजेपी तमाम मुखर है कि चुनाव में कुछ ही वक्त बाकी थे, लेकिन आपने चंपई सोरेन को जिस तरह से हटा दिया। आदिवासी ये जो है ना कहीं वो आदिवासियों का मुद्दा कहीं ना कहीं जोर शोर से बीजेपी उठा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन झारखंड में वही नक्सलियों की बात हो गई, चाहे घुसपैठ की बात हो गई, इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी मुखरता से आवाज उठा रही है, आवाज बुलंद कर रही है। अब देखना होगा कि झारखंड में इसका कितना प्रभाव। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा इलेक्शन लग रहा है आपको, महाराष्ट्र का या झारखंड का, और क्यों लग रहा है? ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे महाराष्ट्र लग रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन क्यों लग रहा है आपको? महाराष्ट्र, एक तो मुंबई देखिए आप, कमर्शियल कैपिटल है ना, और महाराष्ट्र बड़े राज्यों में से एक है। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ अब दर्शक भी सोचें और बताएं कि उनके लिए कौन सा स्टेट ज्यादा इंटरेस्टिंग है, महाराष्ट्र या झारखंड? आपकी नजर कहां पर ज्यादा है? क्योंकि रोहन तो बता ही रहे हैं कि क्यों इंटरेस्टिंग है, अभी आगे भी बताएंगे क्यों इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप भी बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्यों इंटरेस्टिंग है महाराष्ट्र आपके लिए, क्यों इंटरेस्टिंग है झारखंड आपके लिए, रोहन? क्योंकि देखिए 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में, इतना बड़ा राज्य है, एक चरण में चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उससे ये भी डिसाइड होगा, अगर बीजेपी महाराष्ट्र जीत लेती है तो उससे ये भी आने वाले समय में डिसाइड होगा कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को एक डेंट लगा, उसे बीजेपी कहीं ना कहीं उस चूक को सुधारने में कहीं ना कहीं कामयाब हो पाई है। और कांग्रेस के लिए भी अहम ये एक चैलेंज है कि हरियाणा में जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस के चलते खेल बिगड़ा, गुटबाजी के चलते खेल बिगड़ा, तो उसको राहुल गांधी कैसे टैकल करते हैं, ये बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात है। और कई सारी पार्टियां हैं, अजीत पवार हैं, उद्धव ठाकरे, पहली बार ठाकरे परिवार से कोई सीएम बना, उसके बाद बीजेपी पूरी लगी हुई है, 84 से चल रहा गठबंधन 2019 के बाद कैसे अलग हुआ, तो ये सारे समीकरण हैं और नतीजे अब आएंगे अभी इलेक्शन के बाद, तो नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप सबका शुक्रिया, रोहन आपका भी शुक्रिया, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।